बनारस शहर। आज एक बुज़ुर्ग आदमी को कुछ गुंडे लोग बोलते हैं, का हो चचा, इतना समय हो गया है, पैसा दे ही नहीं रहे हो। उसमें से जो गुंडे का मेन आदमी रहता है, जिसका नाम होता है लल्लन, वो बोलता है, अरे ओ जल्दी जल्दी इनका सामान घर से बाहर फेंको। जिसमें जो चाचा होते हैं वो गुड़गुड़ा के बोलते हैं, बेटा हमको थोड़ा वक्त और दे दो। तो लल्लन बोलता है, ना चाचा, इतना समय तो दे दिया, आप जो पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे हो। वहीं पे बाइक पे एक लड़की लेटी हुई है और चश्मा लगाए हुए बोलती है, क्या कर रहे हो लल्लन, ऐसे देखो, शराफत से सारा सामान अंदर रखो और निकलो यहाँ से। इतने में लल्लन बोलता है, देख पाकी, ये तेरा मामला नहीं है, ये मेरा और चाचा का मामला है। इसने पैसा नहीं दिया तो मैं ये घर खाली करवा रहा हूँ, तो इस बीच कुछ नहीं बोलेगी। इतने में पाकी बाइक से कूद कर स्टाइल से खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे भाई, अगर आप ये काम घर के चार दीवारी के अंदर करते तो हम कुछ नहीं बोलते, पर अब तुम जब ये बेशर्मीपना सड़क पे कर रहे हो तो हमारा बोलना तो बनता है। इतना बोल के फिर पाखी बोलती है, देखो भाई, हमारे पास ना ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, बोलने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते, सीधा सीधा बोलते हैं, सारा सामान अंदर रखो, चाचा को छोड़ो, निकलो यहाँ से। तभी लल्लन अपने सारे गुंडों को पाखी को पकड़ने के लिए बोलता है। चारों तरफ से गुंडे पाखी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी भीड़ में से कोई चिल्ला के बोलता है, दीदी माँ घर बुला रही है 15 मिनट में। फिर पाखी बोलती है, सुना, माँ घर बुला रही है 15 मिनट में, तो भाई मेरे पास तो ज़्यादा समय है नहीं, तो फटाफट पीट लो ताकि हम यहाँ से निकलें। 15 मिनट से अंदर ही सारे गुंडों को पीट कर ढेर कर देती है और फिर जाते समय लल्लन को गाल पे चपेट मार के बोलती है, देख भाई लल्लन, ये ना दोबारा मत करना, ठीक है। फिर चाचा को बोलती है, चाचा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सारा सामान अंदर लो और फिर आराम से रहो, आगे से कुछ हुआ तो बता देना, मैं वापस आ जाऊँगी इसकी खातिरदारी फिर से करने के लिए। तो चाचा बोलते हैं, थैंक यू बिटिया। तो बाकी बोलती है, ना हो काका, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, रहो, मज़े से रहो, बोल के बुलेट स्टार्ट करती है और अपने भाई को पीछे बिठाती है और दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही उसकी माँ, जिसका नाम चंदा होता है, चंदू होता है, वो बोलना शुरू कर देती है, पता नहीं इस लड़की के लक्षण ऐसे ही रहेंगे तो पता नहीं शादी कौन करेगा, सारे मोहल्ले में गुंडी बनी फिरती है, सारे बनारस को सर पे उठा के रखा होता है। और बाकी जो अच्छों के छक्के छुड़ा दे, वो माँ की बातें चुपचाप मुंडी नीचे करके सुन रही होती है। इतने में बाकी के पिता का आवाज़ आता है, अरे का हो, ऐसे काहे डांट रही हो, बच्चे सुबह से कुछ खाई है नहीं खाई है, पूछा भी नहीं, बस आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो फिर बाकी रोन दूसरा शक्ल बना के पापा के पास जाती है और बोलती है, देखो ना बाबा, माँ हमेशा मुझे चिल्लाती रहती है, मैं तो उस काका की मदद कर रही थी। बाकी के कारनामे उसके घर पहुंचने से पहले ही कोई बता के चला गया था, जिस वजह से चंदू बहुत चिढ़ गई थी और बड़बड़ाती हुई बोलती है, तुम बाप बेटी का व्रत मिलाप हो गया हो तो यहाँ आ जाओ, खाना लग गया है। सब कोई वहाँ बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं। दूसरी तरफ माधवगढ़। विजय का महल। विजय की पत्नी शालिनी आज अब बहुत खुश है, क्योंकि आज उनका बड़ा बेटा रुद्रांश सिंह वापस आ रहे हैं और उनकी छोटी बहन शिवांगी, वो भी बहुत खुश है। शिवांगी और शालिनी दोनों मिलके पूरे महल को सजा रहे हैं। शिवांगी अपने भाई का कमरा रेडी करवा रही है। विजय, जो कि एक तस्वीर के सामने खड़े थे, वो उस तस्वीर को देखते हुए सोचते हैं, 25 साल पूरे होने वाले हैं, अब उसे वापस बुलाने का वक्त आ गया है। तभी पीछे से शालिनी आती है और कंधे पे हाथ रख के बोलती है, क्या हुआ, क्या बातें कर रहे हैं। तो विजय बोलता है, कुछ नहीं। उसके बाद दोनों हॉल में आते हैं और सामने एक गाड़ी आके रुकती है। वहाँ से रुद्र आता है। रुद्र का असली नाम रुद्रांश सिंह है, जो शिवांगी का बड़ा भाई है और विजय और शालिनी का बेटा है, और शिवांगी रुद्र की छोटी बहन है। रुद्र अंदर आता है और अपनी माँ के पैर छूता है
शालिनी उसकी आरती उतारती है और फिर वो अंदर चला जाता है। शिवांगी, हाय भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरी लाडू, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ भैया, पता है आपको मैंने आपको कितना मिस किया। रुद्र बोलता है, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। फिर आगे जाता है तो विजय खड़ा रहता है। वो प्रणाम करता है और अपने पापा का पैर छूता है। उसके बाद उनके गले लगता है। सब मिलके हॉल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। इतने सालों के बाद रुद्र वापस आता है। वो पढ़ाई करने लंदन गया हुआ था। वो रुद्र अपने पापा का ऑफिस में काम में हाथ बटाता है। रुद्र बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, टॉल और गोरे रंग का लड़का है। अच्छी बॉडी बिल्डरिंग है। 28 साल का और शालिनी और विजय का सबसे चहेता। रुद्र अपने नाम पे गया है, बिल्कुल रुद्र भगवान की तरह। हमेशा गुस्से में रहना, लेकिन प्यार से जब बात करता है तो बहुत प्यारा लगता है। शालिनी बोलती है, चलिए जाइए, आप मुँह हाथ धो के आ जाइए, खाना लग गया है। विजय बोलता है, हाँ बेटा जाओ, आप मुँह हाथ धो के आओ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ये बोल के वो चले जाते हैं रुद्र अपने कमरे में। और फिर जाके वो फ्रेश होके नीचे आता है। सब खाना खाते हैं। उसके बाद फिर रुद्र अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट करने के लिए चला जाता है। विजय भी अपने ऑफिस में चले जाते हैं। शालिनी और शिवांगी दोनों किचन में बिजी हो जाते हैं। थोड़ा देर के बाद फ्री होके फिर सब हॉल में आके बैठते हैं। शाम का वक्त हो जाता है, चाय वाय पीते हैं। रात के खाने के बाद विजय फिर सबको अपने रूम में बुलाते हैं। विजय के कहे अनुसार सब अपने उनके रूम में आ जाते हैं। विजय रुद्र से बोलता है, रुद्र हमें आपको एक बहुत ही ख़ास काम सौंपना है। हमें यकीन है आप उस काम को बहुत ही समझदारी से करेंगे। रुद्र बोलता है, जी पापा बोलिए, आप सवेरे से क्या बोलना चाहते थे? तो विजय बोलता है, हमारी दोस्त की बेटी पाखी जो बनारस में रहती है, उन्हें वहाँ से वापस लाना है। उनके यहाँ दुश्मन बहुत हैं। अब वक्त आ गया है उन्हें वापस बुलाने का, और वो अपना राज्य और अपना सब कुछ उन लोगों से वापस लेगी। राज्याभिषेक होने वाला है 2 हफ्तों में, और राज्याभिषेक से पहले उन्हें वापस लेकर आना है। रुद्र बोलता है, जी पापा। विजय रुद्र की तरफ पलट के बोलता है, आपको हमें वचन देना होगा कि आप उन्हें सही सलामत लेकर आएंगे और हमेशा उनकी हिफाजत करेंगे। रुद्र अपने पापा के हाथ पे हाथ रख के बोलता है, मैं वादा करता हूँ। उसके बाद रुद्र बोलता है, पापा उनको किन से खतरा है? तो विजय बोलता है, मालिनी ने उस बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया, और अब वक्त आ गया है उस बच्ची को कि वो अपना सब कुछ वापस ले। आप लोगों को कल ही यहाँ से बनारस के लिए निकलना होगा। आप, शिवांगी और शालिनी, आपकी माँ, आप तीनों ही जाएंगे, और आपके साथ हमारे कुछ गार्ड्स भी जाएंगे। रुद्र बोलता है, जी पापा आप लोग जाइए, तैयारी कीजिए। विजय बोलता है तो सब चले जाते हैं। शालिनी वहीं रुकती है विजय के साथ और उससे बातें करती है। शालिनी बोलती है, बाकी 25 साल की होने वाली है, इतने समय बाद हम उसे देखेंगे। हमने सुना है वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हैं। तो विजय बोलता है, बिल्कुल हमने भी यही सुना है, और हमें यकीन है कि वो अपनी माँ की तरह कमज़ोर नहीं होंगी। उसके बाद शालिनी विजय के कंधे पे हाथ रखती है, फिर बोलती है, अच्छा चलिए आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। फिर सब अपना अपना पैकिंग करते हैं और दूसरे दिन सवेरे बनारस के लिए निकल जाते हैं। उधर पाखी का घर। सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही पाखी मंदिर चली जाती है और भोलेनाथ के लिए आरती की तैयारी करती है। उसका ये डेली रूटीन था कि वो सवेरे जल्दी उठती थी, मंदिर जाती थी और सबसे पहले आरती की तैयारी करती थी। झाड़ू लगाती थी मंदिर में और खुद ही वहाँ पे आरती करती थी। वो मंदिर में गीत भी गाती थी, जिसके गीत गाते गाते ही वो आरती करती थी, जिस वजह से बनारस का सवेरा बहुत ही खुशनुमा हो जाता था और अच्छा भी लगता था। मंदिर के पास ही एक घाट था जहाँ पे पाखी अक्सर बैठा करती थी। 2 हफ्ते बाद शिव पार्वती की शादी का समारोह था, मतलब महाशिवरात्रि, जिसकी तैयारी पूरी तरीके से पाखी देख रही थी। आज भी पाखी मंदिर जाती है, पूजा करती है, उसके बाद अपने घर आती है। उसका भाई सो रहा होता है, वो पानी का पूरा जग लेके युग के ऊपर डाल देती है। युग छटपटा कर उठता है और बोलता है, दी क्या कर रही हो? कब आप ऐसा जगाना मुझे बंद करोगी? जब देखो तब पानी से नहलाती रहती हो।
मुझे तो लगता है मुझे नहाना छोड़ देना चाहिए, आप ही सवेरे सवेरे नहला देती हो। तो बाकी बोलती है चल चल अब इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, जा जल्दी से फ्रेश हो जा, हम लोगों को निकलना है। युग चौंक के बोलता है निकलना है पर कहाँ। तो बाकी बोलती है मंदिर जाना है, पता है 2 हफ्ते बाद शिवरात्रि है और हमें बहुत सारी तैयारी देखनी है। तो बाकी और युग दोनों मंदिर की तरफ चले जाते हैं। इधर शालिनी और रुद्र शिवानी सब लोग एयरपोर्ट पे आते हैं। बाकी के पापा नरेंद्र सिंह को ये बात पता चल गई थी कि आज शालिनी जी लोग आ रहे हैं, तो वो पहले से ही एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे होते हैं। उनको गाड़ी में बैठाते हैं और पूरे हिफाजत के साथ घर लेकर आते हैं। यहाँ चंदू भी इन सबको देख के बहुत खुश होते हैं। शालिनी चंदू को देख के बोलती है तुम बूढ़ी हो गई हो चंदू। तो चंदू बोलती है आप भी तो बूढ़ी हो गए हैं भाई साहब। उसके बाद फिर अंदर आते चंदू सबके लिए नाश्ता वगैरह लगाती है। शालिनी सबसे मिलती है और फिर युग को देख के बोलती है ये चंदू तुम्हारा बेटा है ना। तो चंदू युग को देख के सामने बुलाती है और पाकी को भी बोलती है दोनों आओ और पैर छुओ। दोनों आते हैं, पैर छूते हैं शालिनी की और बोलते हैं वेलकम आंटी। उसके बाद फिर सब लोग नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद शालिनी जो है वो पाकी को देख रही होती है। वो मन में सोच रही होती है ये बिल्कुल तुम पे गई है काशी, बिल्कुल तुम्हारी तरह चेहरा, वही नाक नक्शा और बिल्कुल शांत मिजाज। यही सब सोच रही होती है कि चंदू बोलती है क्या सोच रही हो शालिनी मैम। शालिनी बोलती है कुछ नहीं चंदू, और तुम बताओ सब ठीक। हाँ सब ठीक है। फिर बाकी अपने रूम में चली जाती है और फिर दोपहर का खाना साथ में खाने के बाद शाम को सब लोग घाट पे आने के लिए निकलते हैं। चंदू पाकी और युग पहले ही घाट पे चले जाते हैं। शाम का पूरा माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे शिवरात्रि से पहले बहुत ही भीड़ भाड़ का माहौल रहता है और इस शिवरात्रि को बनारस में बहुत ही उत्सव के अच्छे तरीके से मनाया जाता है। शाम को चंदू सबको लेकर घाट पे आती है, सबसे पूरा आरती में शामिल होते हैं और फिर बाकी साड़ी पहने सितार लेके बैठी होती है और वहाँ आरती चल रही होती है। जब बाकी गाना गा रही होती है तो ये बात रुद्र के कानों में पड़ती है। जब रुद्र सुनता है तो बस सुनता ही रह जाता है। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। वो बाकी को देखता है तो उसकी नज़र एक पल के लिए उसके चेहरे पर रुक सी गई थी। वो सोचता है कितनी मासूम है और इतनी शांत। वो बस बाकी को एकटक देखता ही रहता है। ये बात शिवानी नोटिस करती है तो वो फिर युग से बोलती है भाई क्या सोच रहे हो। तो रुद्र बोलता है कुछ नहीं। आरती ख़त्म होती है, सबको आरती लेते हैं और फिर घाट की तरफ आते हैं। दिया जला के घाट में प्रवाहित करते हैं। सब घाट पे होते हैं। तभी शालिनी नोटिस करती है कि शिवानी वहाँ पे नहीं है। वो चारों तरफ देखती है, फिर पूछती है रुद्र शिवानी कहाँ है। तो रुद्र भी चारों तरफ देखता है। जब उसे शिवानी नहीं दिखती है तो फिर वो भी उसे खोजने लगता है। इधर पाकी और युग भी शिवानी को खोज रहे होते हैं। तभी पाकी घाट के दूसरी तरफ जाती है जिधर कुछ लोग शिवानी को पकड़े हुए थे। पाकी वहाँ पहुँचती है और बोलती है क्या भाई लल्लन, लगता है उस दिन की खातिरदारी हजम नहीं हुई तुमको, इसलिए आज फिर करवाने आ गए। ललन बोलता है अरे वाह आज तो हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, बाय 1 गेट 1 फ्री। फिर पाखी बोलती है देख ललन, तू जिंदा रहना चाहता है ना तो छोड़ दे इसे, वरना तुझे कल का सवेरे का सूरज दिखाई नहीं देगा। ललन बोलता है हाय तुम तो गुस्सा करते हुए और भी खूबसूरत लगती हो। वो पाखी के पास आता है उसे छूने के लिए कि तभी पाखी उसका हाथ मोड़ के पीठ से टिका देती है और एक ज़ोरदार लात मारती है। उसके सभी आदमी उसके तरफ दौड़ लपकते हैं। वो सबको ऐसे मार रही होती है जैसे उसके बाएं हाथ का खेल हो। जो आदमी शिवानी को पकड़े होते हैं वो लोग भी उसे छोड़ के उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक डंडा लेके सबको बढ़िया से पीट पाट कर ढेर कर देती है। उसके बाद बोलती है तू ना ऐसे मानेगा नहीं, तुझे तो मार ही डालना चाहिए। कि तभी शिवानी उसको बोलती है नहीं दीदी रहने दो। तो फिर वो लोग वहीं से उसे छोड़ देती है और उसको फिर अच्छे खासा वार्निंग देती है आइंदा से ये हरकत तूने की तो मैं ये सोचूंगी नहीं और ना देखूंगी, तू बस ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा हमेशा के लिए। रुद्र जब ये सब देखता है तो बस देखता रह जाता है। फिर रुद्र शिवानी के पास जाके पूछता है तुम ठीक हो ना लाडो। शिवानी बोलती है हाँ भाई हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर सब लोग घर की तरफ जाते हैं। जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो
घाट की दूसरी तरफ जो मालिनी का बेटा होता है सुरेंद्र, वो उन लोगों को देख रहा होता है। सुरेंद्र का जो साथी होता है वीरू, वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सुरेंद्र बोलता है अभी रुद्र वहाँ है तो हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, जब वो अकेले मिलेगी तो हम उसे मार देंगे। सब लोग घर आते हैं और घर आने के बाद खाना वाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। कुछ अगले 5 दिन बाद शिवरात्रि थी और उसके 1 हफ्ते बाद पाखी का बर्थडे। शिवरात्रि की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। दूसरे दिन सवेरे पाखी हमेशा की तरह जल्दी मंदिर जाती है और आरती की तैयारी करती है। बहुत समय बाद वहाँ के जो महापंडित जी थे, जो कि काफ़ी समय से वहाँ से दूर थे, वो वापस आ गए थे और फिर आने के बाद मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं। जब वापस मुड़ रहे होते हैं तो पाखी को देखते हैं। पाखी को देखने के बाद वो पूछते हैं अरे बिटिया तुम यहाँ? तो पाखी उन्हें देख के समझती नहीं है, बस उन्हें प्रणाम करती है। फिर महापंडित जी समझ जाते हैं और बोलते हैं तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। तो पाखी कुछ समझ नहीं पाती, फिर बोलती है जी हम समझे नहीं। महापंडित बोलते हैं बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझना और जानना बाकी है, अब वक्त आ रहा है कि तुम उन बातों को जान जाओ। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मैं ये मंदिर के पीछे ही रहता हूँ, तुम आके मुझसे पूछ सकती हो। पाखी कुछ बातें, सारी जब बातें सुनती है तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहे थे। उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने के लिए होती है कि वहाँ के जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं बेटा आरती शुरू करें। फिर पाखी अपने तरीके से जैसे आरती करती थी वैसे आरती करती है। इधर रुद्र भी टहलते हुए मंदिर की तरफ आ जाता है। वो आरती सुन समझ जाता है कि पाखी ही गा रही है। आरती ख़त्म होने के बाद पाखी घाट पे आती है। तभी पाखी पे एक गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन गोली पाखी को छू के निकल जाती है, बगल से सीढ़ी पे लगती है। पाखी को चोट नहीं आती है, लेकिन रुद्र चौकन्ना हो जाता है। रुद्र अपने आदमियों को इशारा करता है और फिर पाखी को वहाँ से लेकर ऊपर आता है। रुद्र का एक खास आदमी रौनक जो होता है, उसको रुद्र बोलता है इन्हें संभाल के घर ले जाइए। रौनक बोलता है जी, और उन्हें संभाल के घर ले जाने लगता है। तभी पाखी जो कि बहुत घबराई हुई थी कि हम पे अचानक हमला क्यों हुआ, तो वो रौनक से बहुत पूछती है बताओ ये सब क्या चल रहा है, कि हम पे हमला क्यों हुआ और वो लोग हमें क्यों मारने आए थे। रौनक बोलते हैं माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, आपको जो पूछना है आप राजकुमार से पूछ लीजिएगा। उसके बाद वो पाखी को घर छोड़ देते हैं। पाखी को ऐसी हालत में देख के शालिनी और चंदू दोनों डर जाते हैं और उन्हें पूछते हैं क्या हुआ लाडू, तू ठीक है? तो पाखी बोलती है जी माँ हम ठीक हैं। तो फिर हुआ क्या है? तो पाखी रौनक की तरफ इशारा करके बोलती है आप इनसे ही पूछ लीजिए, हमें कुछ नहीं पता। और पाखी अपने रूम में चली जाती है। उधर घाट पे रुद्र दूसरी तरफ जाता है, वहाँ जहाँ सुरेंद्र के आदमी होते हैं। वहाँ जाने के बाद सुरेंद्र बोलता है अपने आदमियों से ये लड़की कहाँ चली गई, उसे ढूंढो, नहीं तो हम एक मौका और अपने हाथ से खो देंगे। तभी पीछे से रुद्र की आवाज़ आती है अरे भाई सुरेंद्र, कितने मौके ढूंढोगे, तुम उसे मार नहीं सकते क्योंकि उसे बचाने का बेड़ा मैंने उठाया है। अगर अपनी जान के सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इतना बोलता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र वापस घर आता है और फिर शालिनी के कमरे में जाता है। शालिनी, रुद्र, चंदू, राणा और पाखी के पापा सब वहाँ आते हैं। तो फिर रुद्र बताता है कि इन पे हमला हुआ है और मालिनी का बेटा यहीं आया हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये जगह अब सुरक्षित रही है, उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलता है। तो पाखी के पापा बहुत डर जाते हैं। रुद्र बोलता है हमें जल्द से जल्द उन्हें लेके यहाँ से मगर राजस्थान के लिए निकलना चाहिए। तो पाखी के पापा बोलते हैं आज जो हमला हुआ है उस वजह से उनके मन में बहुत सारे सवाल हो गए होंगे और पाखी अपने सवालों के जवाब लिए बिना नहीं मानेगी। तो और वैसे भी महाशिवरात्रि आ रही है, उन्होंने हर साल इस महाशिवरात्रि को बहुत अच्छे से मनाया है और हमें नहीं लगता कि उन्हें इस वक्त मना के यहाँ से ले जा पाना आसान होगा। फिर रुद्र बोलता है ठीक है, एक काम करते हैं, शिवरात्रि तक यहीं रुक जाते हैं, आप बाकी सब संभाल लीजिए, हम इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद सब बाहर आते हैं तो रुद्र देखता है कि पाखी कपड़ा चेंज करके युग और शिवांगी के साथ हॉल में बैठी है और हॉल में युग और पाखी दोनों झगड़ा कर रहे हैं। युग बोलता है तुमने मेरी चॉकलेट खा ली थी,
तो पाखी बोलती है, तूने मेरी आइसक्रीम खाई, तूने पहले मेरा आइसक्रीम खाया तो मैं तेरी चॉकलेट खाई। इसी बात पर जो झगड़े हो रहे होते हैं कि तभी पाखी के पापा आके बोलते हैं, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो फिर युग बोलता है, इसने मेरी आइसक्रीम खा ली तो इसने मेरी चॉकलेट खा ली। तो बोलते हैं, तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये लो तुम दोनों की आइसक्रीम और चॉकलेट मैं ले आया हूँ। दोनों लेते हैं, खुश हो जाते हैं। युग और शिवानगी और रुद्र को भी देते हैं, मगर रुद्र लेता नहीं, बोलता है मैं नहीं खाता। शाम को घाट पे हमेशा की तरह आरती के लिए जाते हैं। युग और बाकी पहले ही घाट पर चले जाते हैं और आरती की तैयारी करते हैं। पाखी हमेशा की तरह गाती है और फिर आरती की तैयारी होती है। इस बार पाखी वही गाना गा रही होती है जो हर बार उनकी माँ सवेरे आरती के समय गाती थी। जब ये आवाज़ शालिनी सुनती है तो वो एक बार के लिए सोचती हैं कि ये गाना बिल्कुल आप गाती थी काशी, और आज आपकी बेटी वही गाना गा रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे आप गा रही हैं। जब पूजा ख़त्म होता है, सब आरती लेते हैं, जाने का समय आता है घाट पे, तो फिर सब दिया उसमें प्रवाहित करते हैं। जब वापस जाने के लिए होते हैं तब देखते हैं कि शिवानगी मिसिंग है।